Hello students, welcome to Biometers classes online. So today we are going to start a new chapter in our crash course 2022 and आज जो हम लोग यहां पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। क्लास 11 की जो सेकंड बुक है उसके अंदर का ये पहला चैप्टर है। मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। देखो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, कुछ 4 या 5 फॉर्मूलोज को यदि आप अच्छे से कर लो, 10 मान लो मैक्सिमम, 10 फॉर्मूले से ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और इसको मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इन दोनों को मिलाकर के लगभग एक सवाल वो लोग पूछते हैं। लेकिन रिसेंट ट्रेंड्स के अनुसार कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि दोनों चैप्टर में से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एज वेल एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। इसमें थियरी मुझे लगता है 30 मिनट में पढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। थियरी में क्या है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हमें समझ के लेना है। एंड एक न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा, उस न्यूमेरिकल के लेक्चर के बेसिस पर आप इसे कवर कर सकते हैं। एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर। बस उतना कर लीजिए ध्यान से, बस काम खत्म आपका। ठीक है, यस और नो। और इसके बाद में जो अगला चैप्टर होगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होगा, जो कि जावेद सर लेंगे। वहां से आगे कुछ चैप्टर जावेद सर ले रहे होंगे, है ना। नाउ ये तो रही कुछ बातें। अब मैं यहां पर बता दूं, यहां पर हमको जो पढ़ना है इलास्टिसिटी, इस टर्म के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। अब आप लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ के आए हुए हैं और फोर्स की डेफिनेशन आप जानते हैं, उसी से मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। फोर्स क्या होता है, टू पुश और टू पुल समथिंग इज कॉल्ड एज फोर्स। लेकिन फोर्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं, एन एक्सटर्नल एजेंट। क्या डिफाइन करते हैं हम, एक ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एन एक्सटर्नल एजेंट which causes change in, which causes, या फिर इसको ऐसे लिखना चाहिए, or tries to change the position, shape और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में मैंने फोर्स की डेफिनेशन लिखी है। कई लोग सोच रहे होंगे फोर्स की डेफिनेशन का इस चैप्टर में क्या काम है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं है। अब यहां पर हमें इस फोर्स जो है, फोर्स को क्या बोला है, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या कर रहा है बेटा, या तो पोजीशन में या शेप में या साइज में क्या कर रहा है, या तो चेंज कर दे रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हमने फोर्स बोला है। अब यहां पर हमें ये शेप और साइज का बहुत ही ज्यादा रोल है। जैसे ये जो शेप और साइज है, कंबाइनली हम इन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। कंबाइनली हम इन्हें क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ बॉडी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ बॉडी बोलते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, या तो वो कोशिश करता है या वो कर ही देता है किसमें चेंज लाने की, पोजीशन और डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के डायमेंशंस में या बॉडी की पोजीशन में चेंज लेकर के आ जाता है। सो ओवरऑल जो डायमेंशंस में चेंज होता है, तो ये जो चेंज इन डायमेंशंस है, चेंज इन डायमेंशन जो है, चेंज इन डायमेंशंस जो है, इसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। चेंज इन डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं, विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन, आयामों में जो परिवर्तन होता है, किसी भी काय के आयामों में जो परिवर्तन होता है उसे विकृति कहा जाता है। किसी भी बॉडी के डायमेंशंस में जो चेंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये जो डायमेंशंस हैं, बेसिकली हम ये जो डायमेंशंस की यहां पर बात करने वाले हैं वो है बेटा, एक तो लेंथ से रिलेटेड, एक वॉल्यूम से रिलेटेड, और एक जो है वो इसके शेप से रिलेटेड है। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में हम लोगों को मेजॉरिटी यहां पर डिस्कस करना है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है,
कि ये जो डायमेंशंस में जो चेंज लेके आया जा रहा है वो किसके कारण आ रहा है, वो एक फोर्स के कारण आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में उस फोर्स को हम लोग एक नाम दे रहे हैं, वो नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। उसे क्या नाम दे रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। जैसे फोर्स को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो, कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, तो आप फोर्सेस को कुछ नाम देते हो कि नहीं देते हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो। ग्रेविटेशन चैप्टर में दो मासेस के बीच का जो फोर्स है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है उसे स्प्रिंग फोर्स कहते हो। स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है उसे स्ट्रिंग फोर्स कहते हो। वैसे ही यहां पर इस चैप्टर के अंदर में जब कोई भी फोर्स बॉडी के डायमेंशंस में चेंज लेके आ रहा है तो उस फोर्स को हमने क्या नाम देना है, यहां पर डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या नाम देना है, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा एकदम आसान भाषा में, द फोर्स विच कॉजेज चेंज इन डायमेंशंस ऑफ बॉडी, चेंज इन डायमेंशंस ऑफ बॉडी is called as deforming force, उसे क्या कहना है, उसे हम लोगों को कहना है डीफॉर्मिंग फोर्स कहना है। उसे क्या कहना है, डीफॉर्मिंग फोर्स यहां पर कहना है। यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है। द फोर्स विच कॉजेज द चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डीफॉर्मिंग फोर्स। तो अब हमारे मन में एक सवाल उठता है, और सवाल उठना लाजमी है कि देखो ये जो डिफॉर्मेशन है और ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या। यस, इन दोनों में रिलेशन है कि डिफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफॉर्मिंग फोर्स के। इसका मतलब पता है क्या, ये मैंने ऐसा बनाया ना, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूं, डिफॉर्मेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीफॉर्मिंग फोर्स के। डिफॉर्मेशन जो होता है, विकृति जो होती है, वो विकृति बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। डिफॉर्मेशन जो होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सोचो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है किसी एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण, वो हो सकता है उस बॉडी में परमानेंट रह जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफॉर्मेशन तब तक ही है जब तक हम वो एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहे हैं या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। बात को समझो, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। मैंने क्या बोला कि जो हमने फोर्स लगाया उस फोर्स के लगाने के कारण बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी के डायमेंशंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, हो सकता है वो टेम्पररी हो या हो सकता है वो परमानेंट हो सकता है वो टेम्पररी हो या हो सकता है वो परमानेंट हो। जैसे एक सिंपल सी मैं बात करूं आपको, एक आपके पास में रबर है, रबर को आप क्या करो, खींचो, और जब तक आप खींच के रखेंगे तब तक वो लंबी होगी, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी क्या आ जाती है, वापस अपनी लेंथ को रिगेन कर लेती है। यस और नो। लेकिन यही हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, जैसे आपने आटे का ये बनाया और उसको खींच के लंबा कर दिया, तो वो वापस उतनी साइज पर नहीं आता है, लेकिन हाँ वो कोशिश जरूर करता है कि अपनी साइज को रिगेन कर ले। मतलब आटे का आपने गोला लिया और गोले को रख के ऐसे चपटा कर दिया तो चपटा का चपटा हो गया। भाई आप फोर्स लगा रहे हैं तब तक तो वो चपटा हो ही गया, लेकिन क्या उसके बाद वो वापस से फूल के गोल हो जाएगा क्या, नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। तो ये एक नेचर है जो मटेरियल्स के पास में मिलता है। अब मैंने तो दो सिंपल से एग्जांपल दे दिए यहां पर, तो इसी बेसिस पर हमारी जो बॉडीज होती हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। इसी बेसिस पर, कौन सा बेसिस, कि भाई बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन यह डिफॉर्मेशन टेम्पररी है या परमानेंट है। मींस ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो सिर्फ डिफॉर्मिंग फोर्स के लगे रहने तक सीमित है या उसके हटने के बाद में भी वहां पर डिफॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस कि यदि मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूं तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज को रिगेन कर पा रही है
या नहीं कर पा रही है। इस बेसिस पर आपकी जो बॉडीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है इलास्टिक बॉडी, एक होती है आपके पास में इलास्टिक बॉडी, एक होती है आपके पास में इलास्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी होती है बेटा? इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जो अपन डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर अपनी साइज और शेप को क्या कर लेती है? रिगेन कर लेती है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। तो मैं क्या डिफाइन करूंगा इसको, डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? द बॉडी विच रीगेन्स, द बॉडी विच रीगेन्स its original dimensions after removal of deforming force। ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर अपने डायमेंशंस को पुनः प्राप्त कर लेती है, उसे मैं कहता हूं इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर अपने डायमेंशंस को वापस से रीगेन कर लेती है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। और दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी। अब प्लास्टिक बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो भाई प्लास्टिक बॉडी में क्या लिखूंगा? ऐसी बॉडी, कैसी बॉडी? ऐसी बॉडी विच डज नॉट रिगेन, रिगेन का मतलब क्या है? पुनः प्राप्त करना। डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब ये बॉडी, ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देने के पश्चात अपने डायमेंशंस को पुनः प्राप्त नहीं कर पाती है, वो प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। अब आइडियली यदि मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली यदि मैं बात करूं तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती और कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती है। मतलब क्या है कि देखो, जब हम बात करें इलास्टिक बॉडी में, मैं क्या बोल रहा हूं? द बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के पश्चात पुनः अपनी साइज को प्राप्त कर लेती है, उसे इलास्टिक कह रहा हूं। और प्लास्टिक में क्या कह रहा हूं? जो प्राप्त नहीं कर पाती है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली जो मटेरियल्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं। मतलब क्या है कि जब आपने जैसे एक रबर लिया, उसको खींच के लंबा किया और जब आप वापस उस फोर्स को हटा दोगे तो पूरी कोशिश करेगी अपनी साइज को रिगेन कर लेगी, लेकिन क्या वो पूरा प्राप्त कर पाती है? थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस रह ही जाते हैं, बराबर। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि वो प्राप्त नहीं कर पाती है। मतलब इसका यहां पर मीनिंग ये है कि जिस अवस्था में आपने छोड़ा है वो उसी अवस्था में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत कोशिश ये भी करती है अपनी साइज को रिगेन करने की। तो ऐसा क्यों होता होगा? तो ऐसा होने के पीछे रीजन है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है कि हर बॉडी के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने स्प्रिंग में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? स्प्रिंग में क्या होता है? जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो स्प्रिंग के अंदर में, उतना ही एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? डेवलप होता है। उतना ही एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। ऐसे ही मटेरियल्स के अंदर में भी हो रहा होता है। लेकिन यदि रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स से जीत गया तो साइज को वापस ले जाएगा, और यदि हार गया तो वो जहां पे छोड़ेगा वहां तक की चीजें यहां पर रहने वाली हैं। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड और काम का है। अब ये जो बॉडी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहेंगे। और यहां पे ये जो बॉडी है, इनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? प्लास्टिसिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्लास्टिसिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा?
प्लास्टिसिटी कहा जाएगा। याद रहेगा क्या, बॉडी की वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी और ये प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाएगी। यस और नो? तो आपने बोला चलो मान लेते हैं सर, छोटी छोटी सी बातों के बेसिस पर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जब मैं आगे बढ़ूंगा, देखो ये तो सब कुछ था थियरी वाला बेसिक सा आइडिया जो मुझे देना था। मेन चीजें यहां से आपके पास में शुरू हो रही हैं। अब आपको यहां पे दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है स्ट्रेस, एक पढ़ना है स्ट्रेन। एक पढ़ना है स्ट्रेस, एक पढ़ना है स्ट्रेन। अब स्ट्रेस जो है और स्ट्रेन जो है, ये दो चीजें आपको मेनली यहां पर पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, आपको क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है स्ट्रेस और एक आपको पढ़ना है स्ट्रेन। ठीक है, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा हूं यहां पर साथ साथ में। ठीक है, अब ये स्ट्रेस क्या होता है, तो देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो बॉडी के अंदर में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग में हुआ था बिल्कुल वैसे ही। तो कहानी ये है कि भाई जो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, अब ये फोर्स ही इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बराबर। तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो भैया कहीं ना कहीं दूसरा फोर्स भी तो आएगा, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, डायरेक्शन अपोजिट। यस और नो? तो अब यहां पर स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। और जब मैं बात करता हूं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या है? ये एक रेशियो है। ये क्या है? एक रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस, टू द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ बॉडी, टू द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ बॉडी। ध्यान से, दो चीजें, दो डेफिनेशन है। मैंने क्या बोला? एक स्ट्रेस करके मैंने एक वर्ड सिखाया। स्ट्रेस का मीनिंग क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ध्यान रखना, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। यदि मैं इसको फॉर्मूला वाइज लिखूं तो मैं लिखूंगा यहां पर, क्या लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा यहां पर स्ट्रेस बराबर इंटरनल स्ट्रेस बराबर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जबकि जब मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर स्ट्रेन की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन एक रेशियो है जो क्या बताता है? चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से क्यों रिलेटेड है, दोनों को साथ साथ में क्यों पढ़ा रहा हूं? देखो जाहिर सी बात है, जब आप फोर्स लगाते हो तो वो एक यूनिट एरिया के बेसिस पर जब आप उसे कंसीडर कर लेते हो तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर से एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो कि एक स्ट्रेस कहलाता है। अब ये जो स्ट्रेस है बेसिकली आपके पास में जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया था उसी के कारण यहां पर स्ट्रेस डेवलप हुआ है। और ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगा रहे थे उससे आप बॉडी के डायमेंशंस को चेंज कर रहे थे। तो अब जो बॉडी के डायमेंशंस चेंज होंगे और इसी के बेसिस पर आप यहां पर क्या करते हो? स्ट्रेस को क्लासिफाई करते हो। पहला होता है, मतलब स्ट्रेस जो है वो तीन तरह के हैं। एक है लॉन्गिट्यूडिनल,
इसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल का हो या टेंसाइल का हो। दूसरा आएगा वॉल्यूम स्ट्रेस। दूसरा कौन सा आएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। और तीसरा आएगा शियरिंग स्ट्रेस। कौन सा आएगा? शियरिंग स्ट्रेस। तीसरा कौन सा आएगा? शियरिंग स्ट्रेस। सिमिलर वे में जब आप यहां पर इनकी बात कर रहे होंगे स्ट्रेन की, तो ये भी तीन तरह के होंगे। आप पहला वही देखो, नाम वही है, लॉन्गिट्यूडिनल, या आप इसे कहोगे टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा यहां पर शियरिंग स्ट्रेन। कौन सा रहेगा? शियरिंग स्ट्रेन रहने वाला है। क्या इसमें कोई दिक्कत होगी? स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दो चीजें मैंने यहां पर देखी हैं, एक स्ट्रेस के बारे में, एक स्ट्रेन के बारे में। बराबर। अच्छा, स्ट्रेस भी तीन तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन भी तीन तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब एक एक करते हुए हम लोग तीनों चीजों को भी यहां पर देख लेते हैं, यस और नो। जब तीनों चीजों को हम यहां पर देख लेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? काम खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो, तो अभी हम लोग स्ट्रेस साइड से पहले खेलते हैं। हाँ, यहां पर हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में मैं यहां इस सेक्शन में बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में देखो, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक साथ साथ में बात कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब समझिए क्या होता है जब आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो और वो एक ऐसा फोर्स हो जिसके कारण बॉडी की लेंथ में चेंज आए। क्या आए? बॉडी की लेंथ में चेंज आए, तो उस समय जो बॉडी से एसोसिएटेड स्ट्रेस है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम इसको डिफाइन करेंगे द स्ट्रेस associated with body when there is change in length, of body। तो ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी की लेंथ में क्या करे? चेंज करे, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक काम करूंगा, पूरे को यहीं पे एक ही जगह लिख देता हूं, खत्म। क्या होता है, तो थोड़ा सा मुझे इसको स्पेस को भी सेव करना है ताकि दोनों चीजों को एक साथ में बता सकूं मैं। ठीक है, मैंने बोला कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एंड चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी इज ऑब्जर्व्ड। मैं इसको समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी तो लिखो। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एंड चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व, देन द स्ट्रेस associated with body is called as टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, मैंने ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल लिखा है, नीचे टेंसाइल लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पर अब यहां पर बात करेंगे। तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस? तो भैया देखो क्या हो रहा है कि जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है
और बॉडी की सिर्फ लेंथ में परिवर्तन हो रहा है। या एक बात को समझिए, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लेंथ में परिवर्तन होगा, उसके साथ में बाकी भी चीजें होंगी, लेकिन बाकी चीजें जो है वो नेग्लिजिबल हैं। मतलब हम जब लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम में चेंज है वो नेग्लिजिबल, उसे मान नहीं रहे हम लोग। यहां पर ध्यान रखना इस बात को, उसे लेटरल में आगे काउंट करेंगे लेकिन नहीं मान रहे हम, तो सिर्फ लेंथ को ही कंसीडर कर रहे हैं। जैसे आप एक रबर बैंड को खींच के लंबा कर दो तो क्या हुआ, आपने एक फोर्स लगाया, आपने क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया। आपने क्या लगाया, आपने क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। इस एक्सटर्नल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए, नहीं तो बॉडी टूट जाएगी भाई, जाहिर सी बात है, नहीं तो बॉडी टूट जाएगी। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वहां पर डेवलप होगा, यस और नो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भैया इस एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया कि बॉडी की लेंथ में क्या किया, परिवर्तन किया, बॉडी की लेंथ में परिवर्तन किया। तो इस लेंथ में परिवर्तन के कारण अब बॉडी के अंदर में क्या डेवलप होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा। कुछ खिंची खिंची सी रहेगी बॉडी, बॉडी क्या रहेगी, कुछ खिंची खिंची सी रहेगी। तो उस स्ट्रेस को हमने क्या बोला है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला है। वैसे न्यूमेरिकली यदि मैं बात करूं तो जो आपका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों यहां पर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, हम स्ट्रेन की जब मैं बात करता हूं तो क्या होता है कि भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण यहां पर क्या डेवलप हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब क्या कि भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम सिंपल सी बात कहेंगे कि रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, इसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेन, या फिर टेंसाइल स्ट्रेन यहां पर कहने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस। चलो सो यहां से हमारे पास में इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को यदि मुझे लिखना है, लॉन्गिट्यूडनल इतना बड़ा नहीं लिख रहा मैं, सीधा टेंसाइल लिख रहा हूं। टेंसाइल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो वही बात होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और जब मैं यहां पर टेंसाइल स्ट्रेन लिखूंगा, टेंसाइल स्ट्रेन लिखूंगा तो यहां पर क्या आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ आएगा, अपॉन क्या आएगा, ओरिजिनल लेंथ यहां पर आपको मिलेगा। बोलो बात सही है। न्यूमेरिकली मैंने क्या बोला कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपके इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, स्ट्रेस। चाहे आप वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे कौन सा भी हो, स्ट्रेस की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। टेंसाइल स्ट्रेन के लिए मैं बात करूं तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा, मीटर या मिलीमीटर सेंटीमीटर में। ओरिजिनल लेंथ भी वैसे ही रखोगे तो मीटर मीटर से कट जाएगा। तो भैया टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ना इसकी कोई यूनिट है ना कुछ है। डायमेंशनलेस क्या है, क्वांटिटी है। अब इस चीज को मैं यहीं पर समझा सकता था, कहां पर, यहां पर ही समझा सकता था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रुका और यहां तक लेके आया ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके, ताकि आपको चीजें क्या हो सके, क्लियर हो सके। अगला जो पॉइंट है वो है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस का पॉइंट है। चलो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस और साथ में क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। चीजें याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी हैं। दूसरे नंबर पे मैं आ चुका हूं और हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेस की, और साथ में हम बात कर रहे हैं यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेन की, साथ में हम बात कर रहे हैं यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेन की, ठीक है।
चलो अब बताओ क्या होगा। देखो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं वैसे यहां पर भी मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, when an external force is applied, when an external force is applied and we observe change in volume of body, change in volume of body, change in volume of body, then the stress associated with body, then the stress associated with body is called as वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या कहेंगे इसे, वॉल्यूम स्ट्रेस यहां पर कहने वाले हैं। और अब देखो वॉल्यूम में चेंज हुआ है तो इसका मतलब इससे रिलेटेड एक स्ट्रेन है, तो जिसे हमने क्या नाम दिया है, द रेशियो ऑफ, इसे क्या कहूंगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, इसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन यहां पर कहने वाले हैं। यस और नो। सो सिंपल सी बात यह है कि यदि मुझे वॉल्यूम स्ट्रेन लिखना है तो मैं लिखूंगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब जब मैं यहां पर आता हूं तो हम वॉल्यूम स्ट्रेस को जब लिखेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेस को हम कैसे लिखेंगे बेटा। अब देखो मैं आपको बता चुका हूं कि भैया जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है, तो हम इसे यहां पर वही अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया लिख के काम चलाएंगे। लेकिन अब एक बात बताता हूं मैं आपको, वो समझना है। देखो क्या होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो और वॉल्यूम की जब यहां पर बात चल रही होती है, सो इट इज समथिंग रिलेटेड विद द प्रेशर। मतलब क्या है कि देखो जैसे आपके पास में एक स्फेरिकल बॉडी को कंसीडर किया जाए, जैसे आपके पास में ये एक स्फेरिकल बॉडी को कंसीडर किया जाए, तो यहां पर आप क्या करते हो कि भैया प्रेशर अप्लाई करने के कारण आप यदि इस बॉडी के डायमेंशंस को क्या कर दो, छोटा कर दो। मतलब ये बॉडी की जो नए शेप है वो कुछ ऐसी, शेप तो वही है, देखो शेप तो वही है, शेप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन आपने प्रेशर अप्लाई करके क्या कर दिया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया। मतलब दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम वाला हिस्सा। तो ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है प्रेशर अप्लाई करने से, या मैं बोलूं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से, प्रेशर डिफरेंस क्रिएशन के कारण, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो यहां पर जो फोर्स आएगा, यहां पर जो अप्लाइड फोर्स आएगा, देखो यहां पर जो अप्लाइड फोर्स आएगा वो आएगा कितना, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, इनटू व्हाट, एरिया। यस। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसे लिखा जा सकता है A इंटू डीपी। क्या लिखा जा सकता है, एरिया इंटू चेंज इन प्रेशर। सो देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेस जो आपके पास में बनता है, वॉल्यूम स्ट्रेस जो आपके पास में बनता है, क्या बनेगा देखना बेटा, अप्लाइड फोर्स मतलब A डॉट डीपी अपॉन A, मतलब ये आएगा डीपी। सो कभी कभी यदि आपको ऐसा सवाल आ जाए, सीधा सीधा दो प्रेशर दे रखे हैं, उनका डिफरेंस निकाल दो, वही आपका वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाएगा। बड़ा ही आसान होता है, लेकिन हम इसमें कभी कभी क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और चीजों को गलत करके आ जाते हैं। कभी कभी हम इसमें फंस जाते हैं और इसे गलत करके आ जाते हैं। यस और नो।
अब वॉल्यूम स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो जनरली देखो यहां पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है। ये देखो, ये है आपका इनिशियल वॉल्यूम, ये है आपका फाइनल वॉल्यूम और ये है आपका डेल्टा वी। तो जब आप डेल्टा वी लिखते हो तो वो क्या हो रहा होता है, नेगेटिव हो रहा होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन वी गेट लाइक डीवी अपॉन वी के फॉर्मेट में, वी ओरिजिनल वाला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम आता है तो ये वाली एक सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है। चलो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं अगला जो है वो है आपका शियरिंग स्ट्रेस। कौन सा है, शियरिंग स्ट्रेस, और इसी से एसोसिएटेड है शियरिंग स्ट्रेन। इसी से एसोसिएटेड क्या है, शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, मैं जानता हूं लेक्चर फिर से लंबा हो गया, मैं पहले तो बोला था कि 30 मिनट में ही खींच दूंगा करके, लेकिन अभी तो मैं टर्मिनोलॉजीज को ही डिफाइन करते करते 30 मिनट हो गए, जबकि मुझे इन टर्मिनोलॉजीज को 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग यहां पर फटाफट से खत्म कर लेते हैं। देखो शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग में मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी उसको देखा है, कुमार ने, कुमार तो घड़े बनाता है, लकड़ी का जो काम करता है, बड़ा ही बोलते हैं ना शायद, तो वो उसके पास में छीलने वाला होता है कि नहीं होता है, तो वो कैसे फोर्स लगाता है, जैसे एक बॉडी है उस पर ऊपर से ऐसा एक फोर्स लगाता है, उस पर ऊपर से क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। आप ऐसा समझिए कि आपके पास में एक स्पंज की बॉडी है, स्पंज का एक ब्लॉक है, तो आप उस पर जैसे ऊपर से फोर्स लगाओगे तो वो कैसे झुक जाएगा, यस और नो। तो हम यहां पर उसी फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहां पर क्या कहा जाता है, यहां कहा जाता है कि when a tangential force is applied, then there is change in shape of body, in this situation, इतना क्या लिखना है, change in shape of body, so the stress associated with body during change in shape is called as shearing stress। इसे हम क्या कह रहे हैं, shearing stress कह रहे हैं। सो आपके पास में जो shearing stress आएगा वो आएगा applied tangential force। कैसे लगाते हैं, क्या मैंने ये आपको बताया है, बिल्कुल बताया है। एक बॉडी रखी है, ऐसे छीलने टाइप का जो फोर्स लगाते हैं उसे हम टेंजेंशियल फोर्स यहां पर कहते हैं। अब शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसा आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये आपके पास में वो बॉडी है, ठीक है, ये पीछे की साइड में सब कुछ है, लेकिन आपने क्या किया, एक ऐसा फोर्स लगाया कि देखो ऐसे ऊपर की लेयर पे आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ऊपर की लेयर पे जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ये वाली जो बेस लेयर है वो तो अपनी जगह पर ही प्रेजेंट है, लेकिन ये जो अपर लेयर है उसका क्या हुआ है, यहां पर इस बेस के सापेक्ष क्या हुआ है, एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है। ध्यान से समझिए, पहले मैंने येलो कलर से बनाया है, बाद में मैंने व्हाइट कलर से बनाया है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे मेरे पास में अब ये स्पंज तो है लेकिन ये हिलेगी नहीं यहां से, मतलब उसके लिए ब्लॉक टाइप में चाहिए होता था, लेकिन अब ठीक है मैं इसमें कोशिश करता हूं। जैसे ये है, अब देखो यदि मैं इसको सीधा रखूं, देखो इसको ऐसे करूं तो थोड़ा सा देखो ये इसमें सरकेगा ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे करके देखूं क्या, टेंजेंशियल फोर्स लगाना है। कुल मिला के कहानी यही है और कुछ नहीं है। कि जैसे मैं आप यहां से देखोगे तो आपको शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो इधर से देखो ये टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, इधर से क्या हो रहा है, ये जो अपनी सीधी लाइन में खड़ा था ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ब्लॉक होता तो उसको अच्छे से समझा पाता, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये सीधा एक ब्लॉक था, ऊपर से फोर्स लगाया, तो यहां पर आपने क्या किया है, ध्यान से देखिए, ये आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया है। टेंजेंशियल मतलब क्या,
स्पर्श रेखीय, मतलब ऊपर से छीलते टाइप में फोर्स लगाया है, बेस अपनी जगह फिक्स है, वो हिला क्या नहीं। तो यहां पर वो क्या रहा है, आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया, ये जो एंगल बन रहा है, इसे हम फाई कह सकते हैं, बराबर। अब यहां पर देखिए, यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो लेंथ है उसे एल मान लेता हूं, और यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो आया है एक्स। तो शियरिंग स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया गया है, तो शियरिंग स्ट्रेन को डिफाइन किया गया है कि रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लोअर लेयर, ये जो लोअर बेस की जो लेयर है वहां से अपर लेयर का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, और जिस लेयर का आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो उसकी इस बेस से कितनी डिस्टेंस है, उन दोनों का जो रेशियो है वो आपका शियरिंग स्ट्रेन कहलाएगा। अब इस शियरिंग स्ट्रेन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, इस साइड में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं शियरिंग स्ट्रेन वाले टॉपिक में ही हूं। तो शियरिंग स्ट्रेन, तो भैया शियरिंग स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा, देखो ये आपके पास में, आप यदि यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये आ रहा है। तो आप यहां पर देखो, ये वाले एंगल की आप बात कर रहे हो फाई, ठीक है, ये वाले एंगल की बात कर रहे हो, फाई थीटा कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, मैंने फाई लिखा है। तो अब आप देखो, ये वाली है एक्स, ये वाली है एल, तो यहां पर आप टेन थीटा या टेन फाई लिखोगे तो क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यस और नो। लेकिन क्या होता है, ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो हम इस एंगल को छोटा मानेंगे, तो भैया tan फाई विल बी इक्वल्स टू फाई फॉर स्मॉल एंगल, तो फाई जो आएगा वो आएगा आपको x अपॉन एल। इस पर सीधा सीधा सवाल यहां पर बन जाता है, इस पर सीधा सीधा सवाल यहां पर बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो यहां से हमारे पास में आगे बढ़ने पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और इसे कहा जाता है हुक्स लॉ। इसे क्या कहा जाता है, हुक्स लॉ। हुक्स ने एक चीज बताई थी, वो क्या बताई थी, उसने एक अपना नियम दिया था। देखो लॉ है तो कोई प्रूफ तो है नहीं इसका, ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, यदि हम इलास्टिक लिमिट के अंदर में रहें, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन इज डायरेक्टली proportional to stress, ये बताया था किसने, हुक ने, ठीक है, ये किसने बताया था, हुक ने। हुक ने क्या बोल दिया, हुक ने बोला भैया कि जो आपका स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है, यस और नो, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। यदि इलास्टिक लिमिट को हम यहां पर एक्सीड ना करें तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको, ये तो मैंने डायरेक्टली मेन चीज बता दी, लेकिन उनको ऐसा भी कहा जा सकता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। देखो इसको लिखते समय टेक्निकली पता कैसे लिखते हैं, प्रोवाइडेड दैट इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। उसको सिंपल आसान भाषा में, विद इन इलास्टिक लिमिट deformation in body is directly proportional to applied external force। तो भैया आप देखो, अब आपने तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
उसके कारण डिफॉर्मेशन हुआ। अब ये जो डिफॉर्मेशन है वो बेसिकली अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। अब बेसिकली जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो डिफॉर्मेशन से हम एक टर्मिनोलॉजी पे पहुंच रहे हैं स्ट्रेन पे, और जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इससे हम एक टर्मिनोलॉजी पर पहुंच रहे हैं स्ट्रेस पे। तो कहा यही गया है कि भैया डिफॉर्मेशन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है इलास्टिक कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, इलास्टिक कांस्टेंट्स कहते हैं। अब इन इलास्टिक कांस्टेंट के अलग अलग नाम होते हैं, उसे हम इलास्टिक कांस्टेंट को हम यहां पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो मैं बात करता हूं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो मैं बात करता हूं, ये होता है रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इन्हीं सेक्शन में से पूछे जाते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमारे पास में 3 तरह के स्ट्रेस हैं, 3 तरह के स्ट्रेन हैं, तो हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने तरह के आएंगे, 3 तरह के आएंगे। पहला आएगा, एक आएगा हमें जो पढ़ना है वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा हमें पढ़ना है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 हमें पढ़ने हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, सबसे पहले पर हम आ जाते हैं। सबसे पहला है आपको जो पढ़ना है वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कौन सा स्ट्रेस पढ़ा, आपने पढ़ा टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेन कौन सा पढ़ा, टेंसाइल स्ट्रेन पढ़ा। तो भैया आपको सिंपल सी बात है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसे हम Y से डिनोट करते हैं, तो Y बराबर आता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। ये बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए एक बात को समझिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस की यदि मैं बात करूं तो देखो टेंसाइल स्ट्रेस को लिखा जा सकता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब बॉडी के अंदर में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आता है वो आता है उसके अपने वेट के कारण, तो आप इसे लिख सकते हो mg अपॉन ए बराबर। मैं यहां पर एक बात और कहता हूं, माना कि जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ को मैं मान लेता हूं कैपिटल L, और जो चेंज इन लेंथ हो रहा है उसे हम मान लेते हैं स्मॉल l, तो जो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, जो आपका टेंसाइल स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। यस और नो। तो इस बेसिस पर यहां पर आके जब मैं यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो आएगा mg अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बन जाएगा mg कैपिटल L अपॉन ए स्मॉल l। लेकिन हम जो यहां पर पढ़ते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन हम जो यहां पर मेनली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसी वायर के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, किसी वायर के लिए। तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब मैं बात करूंगा, किसी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की जब मैं यहां पर बात करूंगा, तो ये जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम इसे यहां पर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल l। ये आपका पूरा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, इतना ही काम की चीजें हैं। इस पर सीधे सीधे सवाल बनते हैं जो कि मैं आपको यहां पर बाद में न्यूमेरिकल लेक्चर में हम उनको डील करेंगे। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा आता है बल्क मॉड्यूलस। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है बल्क मॉड्यूलस। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस को हम डिफाइन करते हैं K से, ठीक है। किससे, K से। चलो तो भैया देखो K बराबर आएगा वॉल्यूम स्ट्रेस, क्या आएगा,
वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेस की जब मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम स्ट्रेस आपके पास में क्या आएगा, तो आप लिखेंगे यहां पर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को आपने लिखा था ए डॉट डीपी अपॉन ए, मतलब ये आपके पास में है डीपी। और जब मैं बात करता हूं वॉल्यूम स्ट्रेन की तो भैया ये आपके पास में क्या आता है, डेल्टा वी अपॉन वी, या फिर आप इसे लिख सकते हो डीवी अपॉन वी। ठीक है सर, माइनस नहीं लगाया, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो सो ओवरऑल डियर फोर आपके पास में जो के आएगा वो कितना आएगा, डीपी होल डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी, तो के बराबर आएगा वी डीपी बाई डीवी। मैं मॉड में मतलब पॉजिटिव नंबर को ही इसे कंसीडर करना है। बल्क मॉड्यूलस की खत्म, ये इतना है। अच्छा यहां पर जब मैं आगे बढ़ता हूं ना तो यहां पर एक छोटी सी चीज और आती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्चुअली ये क्या होता है, ये भी एक तरह का मॉड्यूलस ही है। अब इसमें क्या बोला जाता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मॉड्यूलस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन कैसे किया गया है, तो C बराबर 1 बाई के निकालना आता है तो आप कॉम्प्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं। C निकालना आता है तो आप कॉम्प्रेसिबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, दो खत्म हो गए, तीसरा आपके पास में बचा है और वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरा वाला क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखो इसे हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, तो ईटा बराबर आएगा शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन, फॉर्मूला याद है, शीयरिंग स्ट्रेस को रिकॉल करो भैया। शीयरिंग स्ट्रेस क्या था, तो शीयरिंग स्ट्रेस था आपके पास में शीयर टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया होल डिवाइडेड बाई शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन क्या था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला था, x अपॉन एल बराबर, या फिर मैं इसको लिख ही देता हूं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस लेयर। ठीक है, मैं इसको नोटेशन के फॉर्मेट में यदि डालना चाहूं तो ईटा बराबर आएगा कितना, टेंजेंशियल फोर्स F अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई x अपॉन एल, यस और नो। ठीक है, तो आप यहां पर x अपॉन एल को क्या लिख सकते हो, थीटा या फाई, जो भी लिखना है। तो आपके पास में ईटा बराबर आएगा F अपॉन ए थीटा या फाई, जो भी आप लिखना चाहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, x अपॉन एल को क्या लिख दिया, थीटा या फाई, जो भी माना है हमने। कितना लिया था, थीटा लिया था, फाई लिया था, फाई लिया था तो फाई लिख दिया। ठीक है, फाई लिखा है ना, हाँ फाई कर दिया। ओके, तो ये है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो यहां तक की चीजें कवर हो चुकी हैं। अब एक बात और समझाना है मुझे, और वो क्या है जरा उसको भी मैं यहां पर बता देता हूं लगे हाथों। वो है यहां पर क्या होता है, जैसे आपके पास में ये बॉडी जैसे ये है, ठीक है, अब ये एक एम मास की बॉडी है, ये क्या है, एम मास की बॉडी है।
तो इस m मास की बॉडी के कारण नीचे क्या लग रहा होगा mg, तो क्या होगा ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और मैं मान लेता हूं ये यहां तक हो गई। अब देखो यहां पर ये वाली चीज जो है वो कैपिटल L है और ये वाली जो है वो स्मॉल l है। तो एक बात बताओ, जब ये लंबी होगी तो ये पतली भी तो होगी, होगी या नहीं होगी? ऐसा थोड़ी कि सिर्फ लंबी होगी भाई, थोड़ी पतली भी हो जाएगी, यहां पे होगी या नहीं होगी भाई, ये क्या हो जाएगी, ये पतली भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो इस चीज को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, किया क्या? नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद वन मोर थिंग, दैट इज शियर लैटरल स्ट्रेन। तो यहां पर आपको एक वर्ड पढ़ना है, इसका नाम है लैटरल स्ट्रेन। अब ये लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? सो सिंपल सी बात है, लैटरल स्ट्रेन क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन डायामीटर, चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। देखो ये सिंपल सी बात है भाई, देखो जब आप चीज को लंबा करोगे खींच के तो वो पतली भी तो होगी, होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इससे जो एसोसिएटेड स्ट्रेन है इसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लैटरल स्ट्रेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लैटरल स्ट्रेन, यहां पर हम उसका नाम दे रहे हैं। और यहां पर इससे जो एक एसोसिएटेड टॉपिक है वो है पॉइजन रेशियो। क्या है? क्या है? पॉइजन्स रेशियो। जहरीला अनुपात, इसे हम डिफाइन करते हैं सिग्मा से। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? तो सिग्मा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनका जो अनुपात है इसे कहा जाता है पॉइजन्स रेशियो। क्या कहा जाता है? पॉइजन्स रेशियो। थियोरेटिकली पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू -1 और 0.5 के बीच में होती है, प्रैक्टिकली 0 से बड़ी और 0.5 से छोटी होती है। ये याद रखना है। कॉर्क के लिए सिग्मा ऑफ कॉर्क जो होता है वो 0 होता है। सिग्मा फॉर रबर जो होता है वो 0.3 होता है। सिग्मा फॉर मेटल जो है वो 0.5 होता है। ठीक है, तो मेटल्स के लिए सिग्मा की वैल्यू, मैंने उल्टी लिख दी है शायद से, लग ही रहा था मेरे को। रबर के लिए 0.5, उल्टा कर रही है, 0.5 ABCD ये, हाँ मैंने उल्टा लिख ही दिया, ABCD EF GH I JK L M N O P Q R, आर बाद में आता है, अब मैं ऐसे याद रखता हूं भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी उल्टा लिख ही दिया, कोई बात नहीं, हो ही जाता है कभी कभी। मैं इधर हटा के इसको दोबारा लिख देता हूं। सिग्मा ऑफ मेटल जो आएगा वो आएगा 0.3 और सिग्मा ऑफ रबर जो आएगा वो आएगा 0.5। अब इसमें वो वैल्यू नहीं पूछते, वो कंपैरिजन के लिए पूछते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगवा सकता है, ऐसे टाइप का सवाल यहां पर बन सकता है। ये पॉइजन्स रेशियो का क्या है? सवाल है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में दो चीजें और बच रही हैं। अब जैसे अब थियोरेटिकली आप देखोगे तो कि मैं यंग्स का मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करना है, ये है वो है, वो हम सब नहीं बात करेंगे। थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व को एक देखेंगे हम लोग, और उसके बाद में और कुछ बचा है क्या? वर्क डन और बचा है। यस, लेक्चर खिंच गया, वापस से वही हो गया जितना होता है हमारा। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के बारे में मैं बात करूंगा। यहां पर है आपके पास में स्ट्रेस और यहां पर है आपके पास में स्ट्रेन। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो हुक्स के लॉ को रिकॉल करो। यहां पर दिख रहा होगा, वहां मैंने स्ट्रेस लिखा है, यहां पर मैंने क्या लिखा है? स्ट्रेन लिखा है। पहले इस चीज को यहां पर आप देख लीजिए ताकि आपको क्या हो, आसानी हो। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक बात को समझना है। हमारे पास में एक वायर है
और उस वायर को हमने लटका रखा है, ठीक है। हमारे पास में मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, एक वायर है, ठीक है, और इसको मैंने यहां पर लटका रखा है, ठीक है। ये क्या है, वायर हो गई, और मैंने इसको लटका के ना यहां पर है ना कुछ लोड रखने की एक व्यवस्था कर रखी है, जिसपे मैं धीरे धीरे करके क्या रखने वाला हूं, छोटे छोटे स्टेप में क्या करने वाला हूं, लोड रखने वाला हूं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो पहले तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं सीधा। हाँ, ये गया यहां पर सीधा, यहां से यहां ऐसे, ठीक है। ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है। अब यहां पर क्या होता है, इस ग्राफ पर कुछ पॉइंट होते हैं। इनिशियली क्या कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे यहां पर क्या कर रहा हूं, लोड बढ़ा रहा हूं। हाँ, धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लोड बढ़ा रहा हूं। तो जितना मैं लोड बढ़ाऊंगा, इसका मतलब मैंने स्ट्रेस बढ़ाया, यस और नो, और उस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंगली मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा, यस और नो। तो सबसे पहले इस ग्राफ पर यहां तक हम मान सकते हैं कि एक क्या है, कि यहां पर एक पॉइंट मैं मान रहा हूं P। ये पॉइंट P क्या बतला रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट को बतला रहा है। एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल लिमिट जो है, यहां से थोड़ा सा आगे तक आपकी इलास्टिक लिमिट सस्टेन करती है। मतलब आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट P को थोड़ा सा मैं इधर ही रहने देता हूं, थोड़ा सा यहीं तक रहने देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट P है, और यहां पर ये हम मान लेते हैं E, ठीक है। यहां से थोड़ा सा एकदम ना, मतलब समझ के चलो कि P और E एक ही पॉइंट कहते हैं, लेकिन हायर लेवल पे क्या होता है, P और E अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे लिए P और E एक ही बात है। मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट वाला एक पॉइंट आता है। प्रोपोर्शनल लिमिट वाला क्या आता है, एक पॉइंट आता है, और यहां से आगे मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर आपका क्या हो रहा है कि हुक्स लॉ को हमने ओबे कर रखा है। मतलब ये जो तार है, ये हुक के नियम को क्या कर रही है, हुक के नियम का यहां पर पूरी तरह से क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते और थोड़ा सा लोड बढ़ाते हैं, अब देखो इस ई पॉइंट को आप यहां पर भी रख सकते हो, या यहां पर भी कहीं ई पॉइंट को मान सकते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यस, ई को मैंने यहां तक बना दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां से आगे क्या होता है, थोड़ा सा लोड यदि मैं और बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा लोड यदि मैं और बढ़ा देता हूं, तो ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है, देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेन एक्सिस की तरफ मुड़ने लगता है। और जब स्ट्रेन एक्सिस की तरफ मुड़ने लगता है, तो यहां पर क्या होता है, एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है ई डैश। एक्चुअली ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है पता है, कि अब वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गया है। मतलब अब यदि आप पूरे लोड को हटा भी लोगे, तब भी वायर क्या रहेगी, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है ना। इसे हम कहते हैं सेट या परमानेंट सेट। मतलब क्या है, अब वायर ने अपनी एक नई शेप को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। और ये शेप मतलब क्या है कि भैया अब देखो आप पूरा लोड भी हटा दोगे, तब भी वायर में थोड़ा सा क्या है, स्ट्रेन यहां पर प्रेजेंट है। इसे हम कहते हैं परमानेंट सेट। ओके, ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद में हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम कहते हैं वाईपी। क्या कहते हैं, वाईपी। इसे क्या कहा जाता है, यील्ड पॉइंट। मतलब यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है जहां पर यदि आप इस ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट जो है वो स्ट्रेन एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो वाईपी का मतलब क्या है, वाईपी जो है, वाईपी है आपका यील्ड पॉइंट। वाईपी क्या है आपका, यील्ड पॉइंट। वाईपी क्या है आपका, यील्ड पॉइंट है। वाईपी क्या है आपका, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट इज नथिंग बट दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस वेयर द tangent on stress strain curve is proportional to strain axis, proportional to strain axis, strain axis के proportional है, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्दर क्या होता है कि फर्दर अब यहां पर फिर से एक नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और यहां पर आपकी नेक फॉर्म हो चुकी है। और नेक फॉर्म होने के पश्चात
आपकी वायर जो है वो लोकली उसका जो डायामीटर है वो रिड्यूस होने लगता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वायर ब्रेक हो जाती है। तो ये जो बी है इसे कहा जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसे क्या कहा जाता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। बी क्या है आपके पास में? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस द वायर विच कैन स्टैंड। और एन क्या है? नेक फॉर्मेशन का पॉइंट है जहां पर आपने लोड बढ़ाया है। अब आप लोड को कम भी कर रहे हो ना तब भी अब वायर टूटने ही वाली, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वायर टूट के ही रहेगी। तो ये यहां पर मेन 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ग्राफ के फॉर्म में समझना है। अब लास्ट पॉइंट जो है आपका बचा हुआ है वो है आपका वर्क डन। ठीक है, मतलब वर्क डन कहो या फिर हम कह सकते हैं इसे स्ट्रेन एनर्जी। मतलब हम लोगों को बात करनी है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर बाय डिस्टेंस। क्यों लिखूंगा यार? एल। ठीक है, एल क्या है आपको याद आ रहा है? चेंज इन लेंथ। जो आपने चेंज इन लेंथ किया है वो है। अब देखो, अब मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, अब मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। मेन चीज बस मैं यहां पर आपको समझा देता हूं वो क्या है। देखो हमारे पास में होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक लोड अप्लाई करते हैं, तो इस लोड के कारण क्या होता है, लोड अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके कारण वायर की लेंथ में क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो यदि आप क्या करते हो, व्हेन फोर्स एफ इज अप्लाइड, यदि आपने एक फोर्स एफ अप्लाई किया है एंड चेंज इन लेंथ, जिसे मैं कह सकता हूं एक्सटेंशन इन वायर, एक्सटेंशन इन वायर, L is obtained, L is obtained, तो उस केस में जो वर्क डन आएगा, ध्यान रखना हम क्रैश में है तो मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूं, ये आएगा हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। और ये जो वर्क डन है दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे कहा जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो भैया आपने एक्सटेंशन किया है मतलब आपने लेंथ में परिवर्तन किया है, मतलब आपने यहां पर स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है। तो स्ट्रेन जब आपने प्रोड्यूस किया है तो यू हैव डन सम वर्क। सिंस यू हैव डन सम वर्क मतलब एक एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, तो एक्सटर्नल वर्क डन के कारण क्या होगा? बॉडी के अंदर में एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, उसे हम कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन एनर्जी। सो हम क्या कह रहे हैं? ड्यू टू वर्क डन by external force, due to work done by external force, strain is produced in body, and this work done is stored in the form of strain energy of body। सो ये यहां पर आ रहा है। अब इसके अलग अलग तरह के फॉर्मूले बस मुझे देखना है कि भैया स्ट्रेन एनर्जी को मैं कह सकता हूं हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल, यस और नो। अब अलग अलग तरीके के फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले देखो क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल बनते हैं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये निकालने को आते हैं कभी कभी।
तो ये फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। तो आपने बोला बात तो सही है। तो वर्क डन कितना हो रहा है, हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम आएगा ए इंटू एल। क्या आएगा, ए इंटू एल। ए सॉरी वॉल्यूम ए इंटू एल क्या है, ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है लेंथ ऑफ द वायर। तो आप यहां पर जरा एक बात पे गौर फरमाइए, एफ अपॉन ए क्या कहलाएगा, स्ट्रेस, और एल अपॉन एल क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। तो आपके पास में आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ध्यान रखना ये सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कई बार है ना पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्मेट में भी दिए रहते हैं, तो इसलिए आपको ये चीजें यहां पर पता होना चाहिए। तो आपके पास में आ रही है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यस और नो। अब एक बात और मुझे बता दो, दो तीन फॉर्मूले और बन जाएंगे यहां से। Y बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस बराबर लिखा जा सकता है Y इंटू स्ट्रेन, यस और नो। और स्ट्रेन बराबर क्या लिखा जा सकता है, स्ट्रेन बराबर लिखा जा सकता है स्ट्रेस अपॉन Y। Y क्या है पता है ना, यंग्स मॉड्यूलस। तो एक बात बताओ, अब समझते हैं, हमारे पास में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर आ रहा था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यस और नो। तो आपने बोला बात सही है। अब एक काम करो, स्ट्रेस को रिप्लेस कर दो y इंटू स्ट्रेन से, तो आपके पास में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना मैं स्ट्रेन बोल रहा हूं, STRAIN वाला, कितना आएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह मैंने लिख दिया y इंटू स्ट्रेन इंटू यहां पर पहले से है स्ट्रेन, ठीक है। ओके, सो इट एम्प्लाइज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर आएगा y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर अपॉन 2। एक्चुअली ऐसा लिखने में अच्छा नहीं दिखता है ना, हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, यस। और दूसरा हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि भैया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर, मैं स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन को चेंज कर दूं तो हमारे पास में आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन y। तो फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y, यस और नो। बोलो क्लियर। ये हो गए लगभग सारे फॉर्मूले। एक लास्ट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है थर्मल स्ट्रेन से रिलेटेड, थर्मल स्ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है। यहां पे खत्म हो जाएगा अब चैप्टर आपका। 5-7 मिनट 10 मिनट और झेल लो बस मेरा, है ना। देखो क्या होता है, माना, क्या माना, लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस बराबर L0, लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस बराबर LT। तो आपके पास में LT बराबर आता है L0 1 प्लस का अल्फा T। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये वैसे थर्मल प्रॉपर्टीज में आता है आगे, लेकिन मैं यहीं पर बता के बोल रहा हूं। यदि हो सकता है कि यदि मान चलो वो टॉपिक जावेद सर ले रहे हैं या मैं ले रहा हूं, वो भी जो भी ले रहा होगा और वहां पे नहीं बताया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना हो, ठीक है। चलो, तो ये यहां पर आ गया। अल्फा क्या है, तो यहां पर अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब एक बात बताओ, मैं इसको यदि ओपन करूं तो LT बराबर L0 प्लस का L0 अल्फा T आएगा।
यहां से देखो एल टी माइनस एल नॉट बराबर एल नॉट अल्फा टी आएगा, यस और नो? तो आपने बोला बात तो सही है, एल नॉट से डिवाइड कर दो तो आप लिखोगे एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट बराबर आएगा अल्फा इंटू टी। अब यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, एल टी माइनस एल नॉट का मतलब है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बराबर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। तो एल नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो थर्मल स्ट्रेन आएगा, यहां नहीं लिख रहा हूं, अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान सुनना, ये सारी चीजें यदि आपको आती है तो ही आएगा। तो हमारे पास में आएगा एल टी माइनस एल नॉट, मतलब हम कह सकते हैं जो थर्मल स्ट्रेन आपको मिलेगा वो आपको आएगा एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट बराबर, हम लोग थर्मल स्ट्रेन को लिख सकते हैं, थर्मल स्ट्रेन को लिख सकते हैं अल्फा टी। ये एक काम की चीज है। अब देखो इसको हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में लेकर के आ सकते हैं। कैसे लेकर के आ सकते हैं अब उसको भी समझते हैं। देखो y बराबर है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यस और नो? तो देखो थर्मल स्ट्रेन तो यही है। अब इसको हम लोग एक तरह से यहां पर देखें, इसको यदि मैं यहां पर देखूं तो ये क्या है, तो ये आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जैसा ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यस और नो? तो इसका मतलब ये आपके पास में क्या है, स्ट्रेन ही है। तो यहां पर स्ट्रेन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन बराबर लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन वाई। तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन वाई। चूंकि ये थर्मल है तो हम लिख देंगे थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन बराबर थर्मल स्ट्रेस अपॉन वाई, थर्मल स्ट्रेस अपॉन वाई, थर्मल स्ट्रेस अपॉन वाई। ठीक है भाई, मैंने थर्मल लिख दिया, आगे कुछ नहीं, वही सेम वर्ड लिखा गया है, यस और नो? तो भैया एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट बराबर अल्फा इंटू टी। तो आप इसे लिख सकते हो स्ट्रेस, कौन सा, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस अपॉन वाई बराबर अल्फा टी। तो एक बात बताओ, थर्मल स्ट्रेस वाई अल्फा टी हो जाएगा क्या? बिल्कुल। आपके पास में थर्मल स्ट्रेस जो आएगा, थर्मल स्ट्रेस जो आएगा वो आएगा वाई अल्फा टी। वाई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और टी क्या है कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का जो आप लेकर के आए हो 0 डिग्री से। ठीक है, जनरली स्टैंडर्ड तो 0 डिग्री से ही होता है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स में कई बार काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में। मैं जानता हूं लास्ट में मुझे वर्क डन का डेरिवेशन एक कर देना चाहिए था, बट एक बात समझिए बेटा, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन आपको किसी काम का नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे और उसी के साथ में इस चैप्टर की क्या हो जाएगी, समाप्ति। वैसे थियोरेटिकली ये चैप्टर यहां पर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। श्योर, मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार यदि नहीं समझ, कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम हो रही हैं तो आप एक बार नोट्स को देखिए, कंटेंट को देखिए, एक बार लेक्चर को, जहां पर कहीं प्रॉब्लम आ रही है वापस एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए एंड देखिए बेटा, है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी यहां पर नहीं होनी चाहिए। श्योर, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए